जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एविडेंसेस के कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं डार्विन की थ्योरी को। इसमें देखें, आज मैं दो एविडेंसेस की बात करूंगा। एक होगा बायोजियोग्राफी और दूसरा हमारा होगा फॉसिल रिकॉर्ड। देखें, जब हम बायोजियोग्राफी के हवाले से बात करते हैं तो पहले डिफ़ाइन करते हैं कि ये बायोजियोग्राफी है क्या। देखें, बायोजियोग्राफी जो है ये आमतौर पे इसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ऑन द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, कि ये जो जानदार हैं, प्लांट हैं या एनिमल हैं, ये ज़मीन के सपे कहाँ कहाँ किस हिस्से पर मौजूद हैं। अगर हम उनकी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहे होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द बायोजियोग्राफी। देखें, डार्विन ने 5 ईयर्स तक मुख्तलिफ़ किस्म के बायोजियोग्राफिक जो रीजन्स थे वो स्टडी किए और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लोरा और फाना जो है ऑब्ज़र्व किए और उन ऑब्ज़र्वेशन के रिज़ल्ट में उसने, आपको पता है कि आमतौर पे एक एसे लिखा था। तो हम देखना चाहते हैं कि वहाँ कौन से ऐसे ऑब्ज़र्वेशन थे। देखें, इनको मैं इसको आमतौर पे 4 हेडिंग में ले जाऊँगा बायोजियोग्राफी को। पहली है जियोग्राफिकल बैरियर्स, यानी जो बायोजियोग्राफर्स हैं, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो बायोजियोग्राफी के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, जानते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म हैं जो मुख्तलिफ़ अर्थ के जगहों पर मौजूद हैं, उनकी उन्होंने एक्सप्लेन की कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म के जो ग्रुप हैं ये क्यों मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। अब देखें, उन्होंने कहा कि ये जो आम तौर पे मुख्तलिफ़ जगह हैं, प्लेसेस हैं, ये एक दूसरे से इसलिए अलग हो गए हैं कि उनके दरमियान बैरियर मौजूद हैं। ये बैरियर क्या हो सकते हैं? देखें, बैरियर ऐसी रुकावटें हैं जिससे एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पॉपुलेशन की तरफ नहीं जा सकती, तो हम उसे आइसोलेटेड पॉपुलेशन का नाम भी देते हैं। और ये बैरियर जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ये देखें, पानी सारा दरमियान में, किसी इलाके के दरमियान पानी भर जाए सारा, तो वो इलाका बाकी रीजन से कट जाएगा ओशियंस के ज़रिए। या फिर इतने आमतौर पे माउंटेन के सिलसिले हों, पहाड़ी सिलसिले हों कि वहाँ जानदार जो है वो दूसरी इलाके की तरफ, दूसरे रीजन की तरफ शिफ्ट ना हो सकें, अपने करैक्टर को वहाँ तक ना पहुँचा सकें, अपने जीन को वहाँ तक एक्सचेंज ना करवा सकें, तो हम ऐसे आमतौर पे जो प्लेसेस हैं उन्हें हम बैरियर्स के तौर पे नाम देते हैं। तो बैरियर माउंटेन की वजह से या ओशियंस की वजह से बनते हैं जिसमें पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे रीजन तक जी नहीं जा सकते। मिसाल इस तरह हम देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक नेटिव कैट हैं, जो मकामी बिल्लियाँ हैं जो आमतौर पे दुनिया में मुख्तलिफ़ कंटिनेंट में ये मौजूद हैं, रहती हैं। अब ये जो नेटिव कैट्स थे, इन्होंने आमतौर पे समंदर का जो बैरियर था उनको क्रॉस करके कहीं दूसरे आइलैंड्स पे नहीं गए। इसका मतलब ये था कि ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर ये जहाँ जहाँ लैंड मौजूद थी, साइल मौजूद थी, वहाँ रहे। अगर दरमियान में कोई ओशियंस आ गए तो आगे ये शिफ्ट नहीं हुए। लेकिन हम देखते हैं कि इन जानदारों के अंदर जो ये नेटिव कैट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि इनका साइज़ छोटा भी है और साइज़ इनका टाइगर जितना भी है। लेकिन ये आखिर तब्दीलियों के रिज़ल्ट में ये वजूद में आए हैं, तो इन तमाम का जो इंसेस्टर है वो कॉमन होगा और कॉमन इंसेस्टर के बाद इनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती रहीं। दे अंडरगो द एवोल्यूशन, और ये एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको मिलियन ईयर्स लगे। और ये जो एवोल्यूशन है उनकी इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं कि उनकी इनफरादी ये एवोल्यूशन थी। और इस एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में वो जो तमाम नेटिव कैट्स थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गए। तो इसी वजह से अब मैं डिफरेंट कंटिनेंट में जब हम इनको कैट को स्टडी करते हैं तो इनके अंदर हम इस तरीके से वेरिएशन देखते हैं। दूसरी बात है एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन। देखें, एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन में जो बायोजियोग्राफर्स हैं वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह प्लांट और एनिमल जो हैं ये बैरियर के ज़रिए एक दूसरे से अलग हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल दें कि ऑस्ट्रेलिया जो है या आमतौर पे तस्मानिया जो आमतौर पे रीजन है, इनके जो जानदार हैं वो बाकी तमाम दुनिया के पार्ट से मुख्तलिफ हैं। वजह कि ये दोनों जो आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है या तस्मानिया है,
ये समंदर के ज़रिए, पानी के ज़रिए बाकी तमाम दुनिया के रीजन से कटे हुए हैं, अलग हैं। तो इसलिए ये जानदार जो हैं उनकी पानी दरमियान में बैरियर आ गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया है वहाँ पर पाए जाने वाले जितने एनिमल्स होंगे वो बाकी रीजन से टोटली मुख्तलिफ हैं। और उनकी ये मुख्तलिफ होना आप समझ रहे हैं कि जानदार की मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ अडाप्टेशन थी। अब उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में जब हम मुख्तलिफ किस्म के मैमल्स देखते हैं, मार्सूपियल मैमल्स मौजूद हैं, थैली वाले मैमल्स मौजूद हैं। हाँ, इससे मिलते जुलते एनिमल दूसरे रीजन में हैं। मसलन डियर्स की बात करें, कैटल्स की बात करें, हिरन हैं या मवेशी हैं, हालांकि वो फंक्शन इन जैसा करते हैं, यानी हर्बीवोर हैं, दूसरे रीजन में रहते हैं, लेकिन ये उनसे टोटली मुख्तलिफ हैं। तस्मानियन जो वुल्फ है अब ये तकरीबन एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये तस्मानियन जो वुल्फ था ये प्रीडेटर था, शिकारी था, और ये मार्सूपियल प्रीडेटर था, यानी मार्सूपियम पाउच को कहते हैं, ये पाउच वाले मैमल थे। अच्छा, ये तीसरी में बात करने वाला हूँ लाइफ ऑन द आइलैंड, कि जजीरों पर जो ज़िंदगी थी वो किस तरह की थी। देखें, जब हम आइलैंड पे फ्लोरा और फाना को देखते हैं तो जो जियोग्राफर्स हैं, बायो जियोग्राफर्स, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वहाँ की जो ऑर्गेनिज़म है वो यूनिक है। यानी आइलैंड्स पर जो एनिमल हैं, प्लांट हैं, एक तो कम स्पीशीज़ में मौजूद हैं, ज़्यादा नहीं है, और दूसरा यह है कि उनके अंदर एक ख़ास करैक्टर हैं जो उन्हें मेन लैंड से अलग करते हैं, यानी जहाँ से उनके इंसेस्टर आए थे, मेन लैंड से उनको करैक्टर डिफ़र आते हैं। वजह कि उन जजीरों पर अपनी अडाप्टेशन थी और उनके अंदर एवोल्यूशनरी इवेंट्स आती रहीं, और इसी तरह एवोल्यूशनरी इवेंट्स आने की वजह से, एवोल्यूशनरी चेंजेस आने की वजह से ये आइलैंड पर पाए जाने वाले जितने जानदार थे, एनिमल थे या प्लांट थे, ये मेन लैंड जहाँ पे आम तौर पे उनके इंसेस्टर रहते थे उनसे ये टोटली मुख्तलिफ हो गए। तो इसी वजह से ये जो डार्विन था उसने एक्सप्लेन किया था गैलापागोस पर पाई जाने वाली लाइफ को, जो बाकी मेन लैंड से मुख्तलिफ थी, लेकिन उस जजीरे की ये यूनिक थी। इसी तरह मैं आखिरी बात इनके करने वाला हूँ बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। देखें, हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ तरह के आम तौर पे इवेंट्स होते रहे। मसलन वॉल्केनिक एक्टिविटी है, आतिशफशां वाली एक्टिविटी है, मूवमेंट ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ लैंड मासेस, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े अर्थ ज़लज़ले में इस तरह मूव करते रहे, और डिफरेंट टाइप की आबो हवा के हवाले से चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, टेम्परेचर के हवाले से है, विंड के हवाले से है, ग्रेविटी के हवाले से है, और दूसरा जियोलॉजिकल अपलिफ्ट। इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से, इवेंट्स की वजह से दुनिया में जितने रीजन पाए जाते हैं हम उनको 6 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। देखें, पहला जो रीजन है उसे हम कहते हैं इथोपियन रीजन्स। जी, फर्स्ट रीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड द इथोपियन रीजन। अब ये जो इथोपियन रीजन है, अब देखना ये है कि ये किस इलाके को जी कवर करता है। जी, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। जी, पहला जो रीजन है उसे हम इथोपियन रीजन नाम देते हैं। जी, ये पहला रीजन है इथोपियन रीजन। जी, ये इथोपियन जो रीजन है ये कवर करता है अफ्रीकन कंटिनेंट को, यानी अफ्रीका के जितने इलाके हैं वो सारे इसी में आए गए। और इस इथोपियन रीजन को बाकी रीजन से अलग रखा गया है जी डेजर्ट के ज़रिए। तो डेजर्ट एक ऐसा इलाका था जहाँ जानदार बाज़ दफ़ा आगे नहीं जा सकते, तो डेजर्ट रीजन की वजह से इसे बाकी जितने रीजन्स हैं उनसे अलग रखा गया। इसी तरह जो दूसरा रीजन था पहली आर्कटिक रीजन था। पहली आर्कटिक रीजन जो है ये यूरोप के अंदर मौजूद है, जी चाइना के अंदर मौजूद है, एंड रशिया। यानी ये 3 किस्म के जो रीजन्स हैं ये पहली आर्कटिक रीजन्स में आते हैं। और इन रीजन्स को ओरिएंटल रीजन से अलग रखा गया थ्रू माउंटेन्स ऑफ द हिमालय।
जी हिमालय माउंटेन्स की वजह से इन्हें बाकी रीजन यानी ओरिएंटल रीजन से अलग रखा गया। अब तीसरा जो रीजन है वो है ओरिएंटल। देखें ओरिएंटल रीजन में ये पाकिस्तान आएगा जी एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के जितने ये इलाके हैं इसी में आते हैं ओरिएंटल रीजन्स। और इसी तरह जो चौथा रीजन है वो ऑस्ट्रेलियन है। ये ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है लाज़मी बात है नाम से ज़ाहिर है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जी, ऑस्ट्रेलिया में है। और इस रीजन को जी बाकी रीजन से न्यू आर्कटिक रीजन से डीप ओशंस के ज़रिए गहरे समंदर के ज़रिए अलग किया गया। तो इसी तरह ये भी एक बैरियर बन गया। इसी तरह जो पांचवा है वो न्यू आर्कटिक है, न्यू आर्कटिक रीजन। देखिए न्यू आर्कटिक रीजन जो है ये मौजूद है जनाब यूएसए जी एंड कनाडा। और यहाँ भी इसे आमतौर पे न्यू आर्कटिक रीजन को न्यू ट्रॉपिकल रीजन से अलग रखा गया है बाई माउंटेन्स, यानी बहुत बड़े पहाड़ों के ज़रिए इसे अलग रखा गया है। इसी तरह जो आखिरी रीजन है छठा रीजन है वो न्यू ट्रॉपिकल है, न्यू ट्रॉपिकल रीजन। और ये न्यू ट्रॉपिकल जो रीजन है ये साउथ अमेरिका में मौजूद है जी। तो ये मैंने जी 6 रीजन की बात की। तो इन 6 रीजन को या तो ओशियंस के ज़रिए या माउंटेन के ज़रिए अलग अलग रखा गया है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो हैं यहाँ वाली अपने उसी इलाके में कैद हो गई, ये वाली अपने इलाके। इससे एक जो ऑर्गेनिज्म था वो दूसरे रीजन की तरफ जी नहीं जा सकता था, तो करैक्टर्स जीन एक्सचेंज नहीं हुए। तो इसलिए फिर इन हर रीजन में हाँ सेम स्पीशीज़ जो होंगी ऑर्गेनिज्म की उनके भी करैक्टर आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे, यानी उनके अंदर भी हम वेरिएशन देखेंगे जी। आगे मैं बात कर लेता हूँ। जो दूसरा एविडेंस है वो है पैलिएंटोलॉजी जी। स्टडी ऑफ फॉसल्स को हम पैलिएंटोलॉजी कहते हैं कि जब हम फॉसल को स्टडी करें दैट इज़ कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। अब फॉसल्स बनते कैसे हैं कि जब एनिमल या प्लांट के जो डेड रिमेन्स होते हैं या डेड बॉडीज़ होते हैं, जब उनको डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, ऐसी जगह चले जाएं जहां उन पे एरोबिक बैक्टीरिया ना अमल कर सकें, तो जब एरोबिक बैक्टीरिया अमल नहीं करेंगे तो इससे जी वो जानदारों के डेड बॉडीज़ तब्दील हो जाएंगे फॉसिल्स में। दूसरा ये है कि रॉक्स के मटेरियल्स जो है वो चट्टानों के जो मटेरियल हैं उनकी बॉडी के अंदर जी दाखिल हो जाएंगे और उन्हें स्टोन जैसा बना लेंगे। इसलिए हम जो फॉसिल्स यहाँ भी देखते हैं वो हमें स्टोन जैसे नज़र आते हैं। वजह आप समझ गए होंगे। अच्छा देखें, जब हम कन्विंसिंग की बात करते हैं कि फॉसिल्स ने क्या डार्विन को कन्विंस किया था, जब हम कन्विंसिंग हवाले से बात करें तो ये देखते हैं कि फॉसिल्स रिकॉर्ड को जब स्टडी किया गया तो इससे ये पता चला कि जो फॉसिल्स वहाँ ऑर्गेनिज्म के मिले वो थे तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के इंसेस्टर, यानी जो फॉसिल फार्म में मौजूद हैं, जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म के इस इलाके में मौजूद हैं, उनके ये इंसेस्टर थे जो अब फॉसिल फार्म में हैं। लेकिन जब फॉसिल्स को स्टडी किया गया तो इनके करैक्टर काफ़ी डिफरेंट थे एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से, मौजूदा स्पीशीज़ से। इससे ये बात क्लियर हो रही थी कि ये जो अर्थ है ये भी बहुत पुरानी है और ये जो फॉसिल्स आमतौर पे यहाँ मौजूद हैं ये भी बहुत पुराने हैं। अब उन्होंने इस चीज़ से एस्टीमेट लिया, अंदाज़ा लगाया कि ये जो अर्थ है ये आज से 4.6 मिलियन ईयर्स एगो बनी है, यानी आज से जी 4.6 मिलियन ईयर जो है ये आमतौर पे एगो बनी। और इसके बाद
एवोल्यूशनरी अगर मैं लिनिएज के हवाले से बात करूं कि इनकी कोई इर्तकाई तरतीब है, एवोल्यूशनरी लिनिएज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखें एवोल्यूशनरी लिनिएज में ये देखा गया कि जो आजकल मॉडर्न हॉर्स हैं जी, ये पहले इस तरह के हाइटेड नहीं थे, बल्कि जिन इनके जो इंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद थे, उनका जो साइज था वो डॉग जितना था, वो कुत्ते जितना था। और उनके जो टोज थे वो मौजूद थे ऑन द फुट, यानी पाँव पर उनके जी सुम मौजूद थे, टोज मौजूद थे। और उनकी जो सिंगल मिडल फिंगर है या डिजिट है, ये सिंगल मिडल जो डिजिट थी ये आमतौर पे टो बनाती थी, और बाकी जो डिजिट्स थे, उंगलियां थे, वो वेस्टिजियल हो गए थे, वो रिड्यूस हो गए थे। और इसी तरह जो बाकी तमाम जो डिजिट्स हैं जो वेस्टिजियल्स हो गए, उन्होंने जी उस टोज को बनाने में हेल्प की। तो यही वाली चीज़ हम आजकल जी मॉडर्न हॉर्सेस के अंदर देखते हैं कि एक फिंगर ने टोज बना रखा है और बाकी उसकी वेस्टिजियल्स हैं। तो इससे हमें इंडिकेशन होती है कि आजकल वाले जो मॉडर्न हॉर्स हैं, इनके जो इंसेस्टर थे वो इस तरीके से नहीं थे, बल्कि उनका साइज़ भी छोटा था। और उनका साइज़ कितना था बेटा? कुत्ते जैसा, डॉग जितना था। जी ये मैंने बात की पैलिएंटोलॉजी, फॉसिल्स के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।